नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 31 मई 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आज का कोट देख लीजिए। कोट सुषमा स्वराज जी का है। उनका कहना ये था कि सरकार का काम सिर्फ ये नहीं है कि कप में सिर्फ शहद ही डालते रहना, कई बार सरकार को ना कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है। और ये कोट देखो बिल्कुल सही है। कड़वी दवाई मतलब कई बार सरकार को ना टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन वो जनता के हित में होते हैं। जैसे आप कोविड का एग्जांपल लीजिए। कोविड में एकदम से लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी परेशानियां हुई, लेकिन ये कड़वी दवाई थी लॉकडाउन लगाना। मेन मकसद था इससे लोगों की जान बचाना। जीएसटी का एग्जाम्पल आप लीजिए। जीएसटी शुरुआत में आया तो लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा कि नया टैक्स सरकार ने लगा दिया। हालांकि वो बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज करके था, लेकिन शुरू में लोगों को सिस्टम समझ में नहीं आया। लेकिन देखो अब जीएसटी से सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, लोगों के लिए भी आसानी हो गई है। शुरुआत में इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ख़राब था। तो इसी प्रकार से ना सरकार को ये देखना होता है जनता का फ़ायदा किस चीज़ में है। जनता कई बार लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं देख पाती, जनता शॉर्ट टर्म फ़ायदा देखती है। लेकिन सरकार का काम होता है कि अभी बेशक जनता को कठिनाई हो थोड़ी बहुत, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होना चाहिए। हालांकि देखो सरकार की ये जिम्मेदारी भी है ये इंश्योर करना कि कम से कम जनता वो कड़वी दवाई सहन कर पाए। अब किसी बच्चे को हम दवाई देते हैं, वो इतनी कड़वी है कि बच्चा दवाई लेगा ही नहीं, तो फिर फ़ायदा कैसे होगा उस बच्चे को। मतलब जैसे गरीब लोग जो हैं, जो उस कड़वी दवाई को नहीं सहन कर पाते, टफ डिसीजंस को नहीं सहन कर पाते, तो उनकी वेलफेयर सुनिश्चित करना भी सरकार का काम है। बात काफ़ी गहरी है, समझ गए ना आप। कड़वी दवाई भी इतनी कड़वी नहीं होनी चाहिए कि बच्चा उसे ले ही ना सके, यानी गरीब लोग उस टफ डिसीजन को अफोर्ड ही ना कर सकें, सहन ही ना कर सकें। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहला आर्टिकल हमारा है टोबैको एपिडेमिक से संबंधित, द हिंदू का आर्टिकल है। दूसरा इशू आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नर्स को मिली इम्यूनिटी से संबंधित। और सबसे लास्ट में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अहिल्याबाई होलकर से संबंधित। उनकी 300वीं बर्थ एनिवर्सरी है, तो वो भी अच्छा आर्टिकल है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया में टोबैको एपिडेमिक से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। टोबैको देखो पूरी दुनिया में एक ऐसे डिजीज के रूप में जाना जाता है जिससे सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं और सबसे ज़्यादा जानें बचाई भी जा सकती हैं। टोबैको की वजह से, तंबाकू खाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। और बात करें देखो चाइना के बाद ना इंडिया ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा टोबैको कंज्यूमर्स हैं, ऑलमोस्ट 26 करोड़। ये डेटा थोड़ा पुराना है, 2016-17 का। आर्टिकल में राइटर बोलते भी हैं नए डेटा की आवश्यकता है। और एडिशनली देखो टोबैको इंडस्ट्री में ना 60 लाख लोग काम करते हैं। अब ये लोग टोबैको इंडस्ट्री में काम करते हैं तो टोबैको की प्रोसेसिंग होती है, टोबैको की खेती होती है। इसकी वजह से जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, उनके स्किन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे उनको कई अलग अलग तरह के डिजीज़ हो जाते हैं। तो टोबैको का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो सिर्फ ह्यूमंस की हेल्थ पर नहीं है बल्कि इन्वायरमेंट पर भी है। टोबैको एक इरोसिव क्रॉप है और जहाँ पर ये उगाया जाता है ना, वहाँ पे सोइल इरोजन देखने को मिलता है। सोइल न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और टोबैको को उगाने के लिए ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से सोइल की क्वालिटी पे ख़राब प्रभाव पड़ता है। डिफोरेस्टेशन भी काफ़ी होता है टोबैको को उगाने से, क्योंकि ना टोबैको के प्रोसेसिंग में ना वुड की आवश्यकता होती है, लकड़ी की आवश्यकता होती है, खास करके एज ए फ्यूल, क्योंकि टोबैको की पत्तियों को ना ड्राई किया जाता है। आप यहाँ पे एक डेटा देखिए, 1 किलोग्राम टोबैको आपको प्रोसेस करना है ना, तो इसके लिए ऑलमोस्ट 5.5 किलो 5.4 किलोग्राम वुड की आवश्यकता होती है। तो टोबैको का प्रोडक्शन, टोबैको का कंजम्पशन, इन दोनों की वजह से ना हर साल हमारे देश में 1.7 लाख टन वेस्ट जनरेट होता है। वेस्ट जैसे देखो पैकेजिंग वाला वेस्ट हो गया, इतने सारे लोग गुटखा खाते हैं। इसके अलावा इवन टोबैको की जो पत्तियां हैं वो तो हार्वेस्ट कर ली जाती हैं, पीछे से रूट, स्टेम, ये सब चीज़ें बच गई। चलो ये तो डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन ये पैकेजिंग वाली चीज़ें, जो प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं, उनका तो
डिकम्पोजिशन भी नहीं होता है आसानी से अगर रिसाइकलिंग अच्छे से ना हो तो इस प्रकार से देखो हमने जाना टोबैको प्रोडक्शन की वजह से ना देश में इकोनॉमी को भारी नुकसान होता है। ये नुकसान देखो दोनों तरह का है, हेल्थ कॉस्ट भी है और इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। हेल्थ कॉस्ट जैसे कि देखो अब टोबैको खाने वाला मुकेश है, बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वहाँ पे इलाज पे तो खर्चा आएगा ना। चलो ये तो हेल्थ कॉस्ट है जो 2017-18 में 1.7 लाख करोड़ रहा टोबैको की वजह से। लेकिन अब देखो मुकेश कमा रहा था, अब मुकेश नहीं कमाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हुई, मुकेश के घर में इनकम मिलना बंद हो गई। ये भी तो देखो लॉस है ना। और ये कितना बड़ा लॉस है आप कंपेयर करके देखिए। यूनियन बजट में ना 2017-18 में हेल्थ को कितने रुपए एलोकेट किए गए? 48,000 करोड़। 48,000 करोड़ एलोकेट किए गए हेल्थ के लिए, जबकि 1.7 लाख करोड़ की हेल्थ कॉस्ट आई टोबैको कंजप्शन की वजह से। टोबैको कंजप्शन से संबंधित देखो हमारे देश में ना अलग अलग सर्वेस किए गए हैं, जैसे ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे और सबसे लास्ट में इंडियाज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये सारे सर्वेज पता लगाने के लिए थे कि हमारे देश में टोबैको यूज़ कितना होता है, क्या स्टेटस है टोबैको कंजप्शन का। जो ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे है ना, ये देखो 13 से 15 साल के एज में स्टूडेंट्स कितना टोबैको खाते हैं वो पता लगाता है, और बाकी दोनों सर्वेज पता लगाते हैं 15 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो कितना टोबैको को कंज्यूम करते हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ना टोबैको कंजप्शन में वैसे कमी आई है, लेकिन चिंता की बात है महिलाएं अब ज़्यादा टोबैको कंज्यूम करने लगी हैं। मतलब टोबैको के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे सिगरेट है, गुटखा है, उनको ज़्यादा कंज्यूम करने लगी हैं। डेटा देखो थोड़ा पुराना है, जैसे मैंने आपको बताया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है वो 19 से 21 के बीच का है, लेकिन कोविड-19 की महामारी के बाद अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है। अब अवेयरनेस और कंट्रोल प्रोग्राम की बात करते हैं। देखो WHO की ना एक कन्वेंशन है टोबैको कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए। कन्वेंशन का नाम है FCTC, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। 2005 में ये लॉन्च की गई थी। इस कन्वेंशन को टोटल 168 कंट्रीज ने साइन किया है और उनमें से इंडिया एक है। टोबैको के यूज़ को हमें रोकना है ना, तो देखो जहां एक तरफ हमें डिमांड कम करनी होगी, डिमांड कैसे कम की जा सकती है? अवेयरनेस फैला के। जैसे मूवीज स्टार्ट होती हैं उससे पहले मुकेश की स्टोरी बताई जाती है, और सिगरेट के पैकेट पे भी बड़ा बड़ा लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसे अवेयरनेस हम जितना ज़्यादा फैलाएंगे डिमांड कम होगी। और सप्लाई कैसे कम की जा सकती है? सप्लाई देखो ऐसे कम की जा सकती है, आप जो टोबैको फार्मर्स हैं उनको मोटिवेट करो कि भाई टोबैको उगाने के बजाय आप कुछ और उगा लो, ज्वार की खेती कर लो, वीट की खेती कर लो। तो इससे टोबैको की सप्लाई कम होगी और टोबैको प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, कम लोग परचेज करेंगे। हमारे देश में टोबैको की सेल्स को गवर्न करने के लिए ना 1975 में एक कानून आया था, बाद में 2003 में इसे अमेंड कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। उस एक्ट का नाम है कोटपा एक्ट। कोटपा एक्ट 2003, पूरा नाम ये लिखा हुआ है, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट। शॉर्टकट नाम है कोटपा। कोटपा याद रखिए, समझ जाओगे। तो इस एक्ट में 33 सेक्शंस हैं, टोबैको की कंजप्शन से संबंधित, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, इस प्रकार के टोटल 33 सेक्शंस हैं इस एक्ट में। 2007 में एक अलग से प्रोग्राम आया था, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि एक तो WHO की जो कन्वेंशन है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, और दूसरा ये 2003 का एक्ट है कोटपा एक्ट। इन दोनों को बढ़िया ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके और टोबैको खाने से कितना नुकसान होता है इस बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, इस मकसद के साथ 2007 का ये प्रोग्राम आया था। देखो टोबैको की कंजम्पशन आपको कम करनी है ना, तो एक जाना माना मेथड है कि टोबैको पे ना आप टैक्स ज़्यादा लगा दो, लेकिन हमारे देश में ना इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। जैसे स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में आ गए हैं, ये तो बल्कि कोटपा एक्ट के तहत जो पैकेजिंग की गाइडलाइंस है ना, जैसे सिगरेट के पैकेट के ऊपर
एक निश्चित स्पेस होना चाहिए जिस पे फोटो लिखी हो या फिर लिखा हो स्वास्थ्य के लिए सिगरेट पीना हानिकारक है, और सिगरेट पीने से होता क्या है वो फोटो दिखाई गई हो। ये सब गाइडलाइंस है कोटपा एक्ट के अंतर्गत। लेकिन जो स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकेजिंग पे ये गाइडलाइंस होती नहीं है, मतलब अप्लाई नहीं होती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स पे इस प्रकार की वार्निंग आपको शायद कई बार ना देखने को मिले, और बड़ी बड़ी फोटो भी आपको ना देखने को मिले स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग पे। और इससे भी खराब चीज़ पता क्या है, 2003 का एक्ट है कोटपा एक्ट। अब जो कंपनी इन गाइडलाइंस को नहीं मानती है ना, फाइन पता कितना लगता है? सिर्फ 5,000। 2003 में जो फाइन लगता था वो फाइन आज भी लगता है। 5,000 रुपये की इन कंपनीज के लिए कोई वैल्यू नहीं है। और ये कंपनीज टोबैको प्रोडक्ट्स की वैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं हम सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स में क्या होता है, जैसे देखो विमल कंपनी है, विमल कंपनी का एक प्रोडक्ट है इलायची का। अब इलायची वाले प्रोडक्ट की आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, लेकिन टोबैको भी बेचता है, गुटखा भी बेचता है विमल, टोबैको वाले की एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते। लेकिन जानबूझ के ना विमल इलायची की एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा करवाता है। क्यों? क्योंकि ना लोगों के दिमाग में वस जाए विमल विमल विमल। असल में उसका मकसद इलायची बेचना नहीं होता, असल में वो अपनी ब्रांड वैल्यू रिकॉल करवाना चाहता है ताकि उसका गुटखा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे वो एक ऐड आती थी मैन विल बी मैन, उसमें क्या होता था, वो इंपीरियल ब्लू की ऐड थी। तो एक्चुअल में ना एडवर्टाइजमेंट होती थी कैसेट्स एंड सीडीज की, लेकिन वो कंपनी इंपीरियल ब्लू थी लिकर की, अल्कोहल की। तो ना वो लिकर की ऐड नहीं कर सकते थे, जानबूझ के वो सीडीज एंड कैसेट्स की ऐड कौन करता है, मतलब इतने तो उनकी बिकते भी नहीं होंगे सीडीज एंड कैसेट्स, लेकिन वो ऐड करना चाहते थे अपनी लिकर की। सीधा कर नहीं सकते थे, तो कैसेट्स एंड सीडीज की आड़ में अपना वो ब्रांड फेमस करना चाहते थे। समझ गए? तो ये तरीका है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट जो कि टोबैको वाली कंपनीज करती हैं, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट कर देती हैं। अब ये हमारे जो क्रिकेटर हैं वो भी देखो टोबैको ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। वैसे देखो 2015 में और 2020 में कोटपा एक्ट में अमेंडमेंट लाए गए, और 2015 में जो चेंजेस सजेस्ट किए गए उसमें यह था कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को भी रेगुलेट किया जाए। लेकिन कहाँ होता है, विमल की ऐड तो पूरे धुआंधार ढंग से आती है, नए नए एक्टर्स को विमल वाले ऐड करते जाते हैं, टाइगर श्रॉफ को भी ले आए, पता नहीं कहाँ से लाते हैं इतने पैसे। और उसके बाद में ये भी सजेस्ट किया गया 2015 में कि फ़ाइन को 10 गुना इंक्रीज़ किया जाए, और फिल्म्स और वीडियो गेम्स में भी टोबैको कंज्यूम होता है तो वहाँ पे वार्निंग दी जाए। वार्निंग आती है मूवीज़ में, जब किसी भी सीन में अगर एक्टर या फिर विलेन कोई सिगरेट पीता है ना, नीचे लिखा हुआ आता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहले सिर्फ शुरू में आता था, बीच में नहीं आता था। अब जब भी सीन आएगा टोबैको कंजम्पशन का नीचे लिखा हुआ आता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की जो इफेक्टिवनेस है ना वो सही नहीं है, इफेक्टिव नहीं है ये प्रोग्राम। वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, दोनों तरह के डिस्ट्रिक्ट्स में ना कुछ खास डिफरेंस मिला नहीं। ऐसा नहीं देखने को मिला कि जहाँ पे इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वहाँ पे बीड़ी या सिगरेट की कंजम्पशन में कमी देखने को मिली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। और नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए देखो स्टाफ की कमी है, रिसोर्स कम है, और जो पैसे मिले उसका भी अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। कैसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं होती। और बात करें टैक्स की, टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स, देखो पिछले 10 सालों में ना सही मायनों में टोबैको प्रोडक्ट्स बल्कि और ज़्यादा अफोर्डेबल हुए हैं। कायदे से टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर ना 75% टैक्स होना चाहिए, लेकिन बीडीज के ऊपर 22% टैक्स, स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर 64% टैक्स और सिगरेट्स के ऊपर 51% टैक्स हैं। तो टोबैको प्रोडक्ट्स बल्कि सस्ते हुए हैं पिछले 10 सालों में। टोबैको लॉबी ये कहती है कि अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो बल्कि टैक्स इवेजन हो गया, सरकार को बल्कि टैक्स कम मिलेगा। बात देखो कहीं ना कहीं हो सकता है सही हो, लेकिन उसके लिए भी तो सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है ना कि टोबैको कंपनीज टैक्स को इवेड कर देती हैं। प्रॉब्लम ये भी है वीक गवर्नेंस काफ़ी वीक है, करप्शन इतना ज़्यादा है
कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती इन टोबैको कंपनीज की, और जो नकली टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनको भी रोकने वाला कोई नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इनफॉर्मल है, तो कहाँ कहाँ पे टोबैको प्रोडक्ट्स जाते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होके, पूरी जो सप्लाई चेन है उस पर सरकार की इतनी नज़र नहीं है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, सरकार इनएफिशिएंट है, इनकॉम्पिटेंट है, या फिर पैसे लेके अधिकारी जो है वो चुप हो जाते हैं। वैसे देखो 2019 में प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट आया था, जिसमें ई सिगरेट्स को हमारे देश में बैन किया गया था। लेकिन देखो आज भी ई सिगरेट्स पीते लोग आप देख सकते हो पब्लिक में, यानी बैन लग गया ई सिगरेट्स पे, लेकिन इफेक्टिवली इन्फोर्स्ड नहीं है। इस वजह से खुलेआम धड़ाधड़ ई सिगरेट्स आज भी बिकती हैं। फाइनली देखो राइटर कहते हैं टोबैको इंडस्ट्री की जो लॉबी है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। बहुत सारे सरकारी ऑफिशियल्स रिटायर होने के बाद टोबैको इंडस्ट्री में काम करने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, वो रिटायर होने के बाद में गॉडफ्रे फिलिप्स सिगरेट की जो कंपनी है उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया 2022 में। तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जब देखो टोबैको कंपनीज में इतने बड़े पदों पर होंगे तो वो सरकार में इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करेंगे, उनके पुराने जो लिंक्स हैं उनकी सहायता से। इवन आईटीसी इंडिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी है ना, आपको हैरानी होगी इस कंपनी में 7.8% हिस्सेदारी तो सरकार की है। इतने शेयर तो सरकार के हैं इस आईटीसी कंपनी में, जो इंडिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी है। यानी टोबैको प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगे, सिगरेट्स ज़्यादा बिकेंगे, तो उसका फ़ायदा बल्कि सरकार को होता है। तो जो टोबैको इंडस्ट्री में लॉबी है ना उस पर भी नज़र रखनी चाहिए कि किस प्रकार से सरकार में जो बैठे लोग हैं उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है टोबैको कंपनीज के द्वारा। इसके बाद राइटर लास्ट में बोलते हैं देखो एक्ट तो हैं अच्छे, कोटपा एक्ट है और नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, लेकिन देखो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ज़्यादा स्ट्रिक्टली इनको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि टोबैको कंजम्पशन कम हो गई तो टोबैको उगाने वाले जो किसान हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। देखो टोबैको कंजम्पशन कम करनी है ना तो किसानों के इंटरेस्ट को भी देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात देखिए, 1 रुपया अगर हम टोबैको में इन्वेस्ट करते हैं ना तो उससे उतने रिटर्न नहीं मिलते जितना देखो ज्वार को उगाने में मिलते हैं। तो ज्वार कल्टीवेशन इज बेटर एज कंपेरिजन टू टोबैको कल्टीवेशन। और सबसे लास्ट में हमें देखो टोबैको यूज से संबंधित डेटा लेटेस्ट चाहिए। पुराने डेटा की हमने बात की इस आर्टिकल में, क्योंकि लेटेस्ट डेटा है ही नहीं। लेटेस्ट डेटा होगा तभी तो सरकार इफेक्टिव पॉलिसीज बना सकेगी ना। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया टोबैको कंट्रोल से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, संविधान ने गवर्नर्स को जो इम्यूनिटी दी हुई है इस इश्यू से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बचपन से हम सुनते आए हैं कानून सबके लिए बराबर है, कोई अमीर हो गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कानून के सामने सब बराबर हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? देखते हैं। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है ना, इनके ऊपर हाल ही में मोलेस्टेशन और सेक्सुअल हरासमेंट के गंभीर चार्जेस लगे। अगर देखो किसी आम आदमी के खिलाफ ऐसा हुआ होता तो पुलिस तुरंत के तुरंत गिरफ्तार करती। हाँ, अमीर आदमी है तो शायद करप्शन भी कर लेती, लेकिन आम आदमी की हम बात कर रहे हैं तो पुलिस तुरंत के तुरंत एक्शन लेती, जेल में बंद कर देती, कोई रियायत नहीं। लेकिन वेस्ट बंगाल के गवर्नर के अगेंस्ट ये गंभीर चार्जेस लगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हमारा संविधान। संविधान का आर्टिकल 361 क्लास 2 देखिए, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग whatsoever shall be initiated or continued against the president or the governor of a state in any court during his term of office। यानी अपने कार्यकाल के दौरान प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट की जा सकती। गवर्नर ने रेप किया है, कुछ नहीं हो सकता। मर्डर किया है, कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 361 क्लोज 2 ये एक कवच के समान है जो गवर्नर्स को बचाता है। गवर्नर्स के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, चाहे गवर्नर ने कुछ भी किया हो। क्वेश्चन ये उठता है,
ऐसा प्रोविजन संविधान में डाला क्यों गया आखिरकार? तो देखो, इसका आंसर मिलता है कॉलोनियल पास्ट से। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश पर राज कर रहे थे ना, तो उस समय उनके राज में यह माना जाता था कि राजा तो कुछ भी गलत नहीं कर सकता, राजा कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अगर राजा ने कुछ गलत कर भी दिया तो कानून राजा को नहीं छू सकता। सेम चीज जब भारत आजाद हुआ तो भारत के संविधान में भी रिफ्लेक्ट हो गई। यानी ये सोच जो है आर्टिकल 361 क्लोज 2, ये अंग्रेजों की सोच से इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन आप आयरनी देखिए, विडंबना देखिए, इंग्लैंड ने बल्कि इसको थोड़ा बहुत खत्म कर दिया इस चीज को। क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट जो इंग्लैंड में पास हुआ 1947 में, इसमें यह बोला गया कम से कम देखो किंग के अगेंस्ट भी सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। सिविल प्रोसीडिंग जैसे देखो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने का मामला है, तो उन केसेस में इवन राजाओं के अगेंस्ट भी सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। कम से कम इंग्लैंड ने भी इस चीज़ को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया। क्रिमिनल प्रोसीडिंग अभी भी स्टार्ट नहीं की जा सकती इंग्लैंड में, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। बट हमारे देश में तो आज़ादी के पहले का जो प्रोविज़न था वो आज भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि ये प्रोविज़न हमें दिखाता है कि शायद हम अभी भी वो गुलामी की जो जंजीरें हैं उन्हें पूरी तरह से तोड़ नहीं पाए हैं। आप और भी एग्जाम्पल्स देखिए। 2015 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन जो गवर्नर थे ना, राम नरेश यादव, इनके खिलाफ करप्शन के आरोप लगे थे व्यापम मामले में कि इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, यानी भर्ती में घोटाले के आरोप इनके ऊपर लगे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आर्टिकल 361 क्लॉज 2 के कारण बाद में हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसे निरस्त कर दिया था। 2017 में मेघालय के गवर्नर वी सन्मुगनाथन, इनके खिलाफ महिलाओं ने सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगाए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी आर्टिकल 361 क्लास 2 के कारण बाद में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इतने बड़े पदों पर जो लोग बैठे होते हैं उनके खिलाफ आसान नहीं होता किसी महिला के लिए आवाज़ उठाना, पब्लिक डोमेन में आके केस रजिस्टर करवाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ देखो, ये बात भी सच है, कई बार जो आरोप होते हैं वो पॉलिटिक्स से प्रेरित भी होते हैं, लेकिन फिर भी देखो आसान नहीं होता। उन्हें पता है शायद उनकी आवाज़ को इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ जब वो आवाज़ उठाती हैं तो भी कुछ नहीं होता। तो ये कानून का मजाक उड़ने के समान है। और राइटर कहते हैं ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान निर्माताओं को पता नहीं था कि इस प्रोविज़न का मिसयूज हो सकता है। जैसे देखो HV कामत, इनका एग्जाम्पल दिया जाता है, अक्सर इनका नाम आता है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स का जब हम जिक्र करते हैं। 8 सितंबर 1949 इन्होंने बोला था, भगवान ना करे अगर कल को गवर्नर कोई क्राइम कर देता है तो फिर क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा अंदेशा HV कामत ने जताया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स में। लेकिन देखो फिर भी इस प्रोविजन को अडॉप्ट कर लिया गया। लॉजिक ये था कहीं ना कहीं कि गवर्नर तो एक कठपुतली के समान है, मेन जो डिसीजन लेने हैं वो तो देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेने हैं। बट देखो प्रोफेशनल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना सही था, बट पर्सनल एरियाज में भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठते हैं। समझे? मतलब सोचा यह गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा कि देखो मेन काम तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा करना है और गवर्नर को तो सिर्फ नाम का साइन करना है, तो इसलिए इनको क्यों दोष दें किसी डिसीजन के लिए, क्योंकि मेन जो डिसीजन लिया है वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिया है, इन्होंने तो सिर्फ फॉर्मेलिटी की है साइन करके। बट देखो पर्सनल लाइफ में आरोप लगते हैं, उसके लिए इम्यूनिटी क्यों दी गई? इस सिलसिले में देखो सुप्रीम कोर्ट की ना एक जजमेंट है 2005 की रामेश्वर प्रसाद केस में। केस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2005 की ये बात है, बिहार में इलेक्शंस हुए थे। उस समय बूटा सिंह गवर्नर थे। बूटा सिंह गवर्नर बनने से पहले कांग्रेस के नेता थे। तो ना उन बिहार असेंबली इलेक्शंस में जो लालू की आरजेडी पार्टी है ना, आरजेडी पार्टी को मेजोरिटी से थोड़ी कम सीट्स हासिल हुई थी, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं हासिल हुई थी।
तो सरकार बनाने की जोड़ तोड़ चल रही थी। मीनवाइल बूटा सिंह जो गवर्नर थे उन्होंने असेंबली को डिजोल्व कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि अभी तो कोशिश चल रही थी सरकार बनाने की, आपने इतना जल्दबाजी क्यों दिखाया राष्ट्रपति शासन लगाने में। तो रामेश्वर प्रसाद एक वकील थे, ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए और बोला कि गवर्नर ने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि भैया ये बात सच है कि गवर्नर अगर गलत इंटेंशन के साथ काम करते हैं, अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हैं, तो उनके खिलाफ डायरेक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट की जा सकती। बट इसका मतलब ये नहीं कि गलत इंटेंशन के साथ में वो जो काम कर रहे हैं उसको एग्जामिन नहीं किया जा सकता कोर्ट में। कोर्ट में उनके काले कारनामों की जांच हो सकती है, एग्जामिन किया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी ना कोई ठोस बात नहीं बोली, मतलब कुछ ऑर्डर देते, बोलते कि आप संविधान को अमेंड कर दो तो देखो मानते कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ठोस जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ओपिनियन सी दे के छोड़ दिया कि हाँ गवर्नर के कारनामों की जांच की जा सकती है, कोर्ट में डायरेक्ट केस नहीं चल सकता, लेकिन कोई ठोस बात नहीं बोली, ठोस डिसीजन नहीं दिया। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो अब समय आ गया है संविधान को चेंज करने का। आप एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं दे सकते गवर्नर्स को, इवन गंभीर मामलों में भी, जब उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगे हैं, रेप के चार्जेस लगे हैं, करप्शन के चार्जेस लगे हैं। जब देखो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनको जेल में बंद किया जा सकता है, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो फिर गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? इससे जनता में वास्तव में संकेत जाएगा कि कानून सबके लिए बराबर है। बहुत सारे गवर्नर्स ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ जब चार्जेस लगते हैं ना तो वो खुद से रिजाइन कर देते हैं, लेकिन कुछ गवर्नर्स ऐसे होते हैं जो खुद से रिजाइन नहीं करते। तो इससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना गवर्नर की, उसको धक्का लगता है कि हाँ भाई इतने बड़े पद पर बैठा जो पर्सन है वो पद की गरिमा को नहीं रख रहा है, इतने गंभीर चार्जेस लगने के बावजूद भी वो रिजाइन नहीं कर रहा है और पद पर बना हुआ है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो अहिल्याबाई होलकर से संबंधित है। आप जीएस पेपर फर्स्ट से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक्चुअली देखो अहिल्याबाई होलकर की ना आज 300वीं बर्थ एनिवर्सरी है। तो आपको पता है यूपीएससी उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है जिनकी बर्थ एनिवर्सरी या फिर डेथ एनिवर्सरी इस प्रकार से सिमिट्री में होती हैं, 50, 100, 150। तो अहिल्याबाई होलकर इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अहिल्याबाई का जन्म देखो अहमदनगर के ना एक मामूली से गडरिये के घर में हुआ था, लेकिन देखो उन्होंने ना अपनी मेहनत और लगन से खुद को साबित किया। और उस समय महिलाओं के बारे में ना बहुत सारी रूढ़िवादी सोच थी, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन उस जमाने में उन्होंने बहुत अच्छा राज किया, समझे। जब उनकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी ना, इतनी कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी। और दुखद बात यह कि 19 साल की उम्र में तो उनके पति की डेथ भी हो गई थी। उनकी शादी हुई थी खांडेराव होलकर से, और जब 19 की एज में उनके पति की डेथ हो गई तो उनके जो ससुर थे ना मल्हार राव होलकर, उन्होंने इनको अपनी बेटी की तरह पाला पढ़ाया। लेकिन देखो जल्द ही इनके ससुर मल्हार राव भी चल बसे। तब अहिल्याबाई को मालवा की गद्दी पर बैठना पड़ा, और वो भी उस दौर में जैसे मैंने आपको बताया औरतों के पास में बिल्कुल हक नहीं थे, अधिकार नहीं थे, उनको बाहर निकलने तक नहीं दिया जाता था। लेकिन देखो अहिल्याबाई ने ना जिस प्रकार से राज किया, उन्होंने साबित कर दिखाया महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और बहुत बढ़िया ढंग से राज कर सकती हैं। अहिल्याबाई देखो बहुत ही ज़्यादा दानवीर और कंपैशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए दिन रात एक कर देती हैं। उनके राज में सभी सेक्शंस जैसे देखो किसान, व्यापारी, शिल्पकार, मतलब सभी का बढ़िया ढंग से विकास हुआ। 30 साल तक उन्होंने राज किया। वैसे देखो अहिल्याबाई खुद एक आस्तिक हिंदू थी, वो नियमित रूप से कथा प्रवचन सुनती रहती थी और यज्ञ भी करती थी। लेकिन देखो खास बात, उन्होंने ना सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया। जहां एक तरफ उनके शासनकाल में मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन जो मॉस्क यानी मस्जिद या फिर चर्च थे उनको भी सम्मान मिला। तो टॉलरेंस का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो आप एथिक्स में यूज कर सकते हो।
हिंदू धर्म में देखो जो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग है ना, उनका पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया। इसके अलावा सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर जैसे मंदिरों को फिर से बनवाया ताकि लोग वहीं जाके प्रभु की पूजा कर सकें। और ये काम ना उन्होंने मुगल अत्याचार के समय किया था। वैसे देखो आप सबने ना महेश्वरी सिल्क साड़ी का नाम शायद सुना होगा। तो ये जो साड़ी है ना, ये अहिल्याबाई की देन है। उन्होंने इस आर्ट को बढ़ावा दिया। खास करके देखो जो महिला बुनकर थी ना, उनको इन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया ताकि वो अपने दम पे खड़ी हो सकें और आर्थिक रूप से कैपेबल हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट, अहिल्याबाई ने ना भील और गोंड जो ट्राइब है ना, उनको भी मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश की। ये इनकी एक बड़ी उपलब्धि थी। उस समय ट्राइबल लोगों के साथ में काफ़ी अत्याचार होता था। इक्वल राइट्स नहीं थे जैसा आज के समय में संविधान इक्वल राइट्स देता है जनता को, और बिल्कुल आइसोलेशन में रह रहे थे भील और गोंड जनजाति के लोग। लेकिन अहिल्याबाई के प्रयासों से वो मेन स्ट्रीम में शामिल हुए और इन जनजातियों के उत्थान के लिए अहिल्याबाई ने काफ़ी काम किया। इंदौर शहर अगर आप गए हों, जो लोग मध्य प्रदेश से हैं उनको शायद पता होगा, इंदौर का तो एयरपोर्ट का नाम ही अहिल्याबाई होलकर के नाम से है। और इंदौर शहर में इन्होंने काफ़ी विकास करवाया था। आज भी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया हुआ राजवाड़ा और छत्रीस, ये इंदौर की शान है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो जब इनके बारे में लिखना हो। महेश्वरी साड़ी वाला पॉइंट है, गोंड और भील ट्राइब वाला पॉइंट है, इंदौर शहर वाला पॉइंट है, ज्योतिर्लिंग वाला पॉइंट है, टॉलरेंस वाला पॉइंट है, और सभी सेक्शंस के लिए उन्होंने काम किया। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। और लास्ट में देखो कंक्लूजन में यही बोला जा सकता है, आज उनकी 300वीं बर्थ एनिवर्सरी है। तो हमें लेसन मिलता है कि उनका जीवन जिस प्रकार से चैलेंजेस से भरा हुआ था, और हम में से भी कोई भी चाहे देखो किसी भी पृष्ठभूमि से आया हो, अभी चाहे सिचुएशन अच्छी ना हो, लेकिन वो भी देखो समाज में बदलाव लाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ये लेसन मिलता है हमें अहिल्याबाई होलकर के जीवन से। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस देखो आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन अहिल्याबाई से रिलेटेड है और दूसरा क्वेश्चन फिर गवर्नर्स को जो इम्यूनिटी मिली हुई है उस इशू से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप दीजिए 250 वर्ड्स में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बढ़िया से पढ़िए, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।